सुप्रभात, नमस्कार, वंदन। बच्चों, आज क्लास 12th का पॉलिटिकल साइंस चैप्टर हम लोग 3 लेकर आ रहे हैं और चैप्टर 3 में समकालीन विश्व में अमेरिकी वर्चस्व। ठीक है, समकालीन का अर्थ होता है एक ही समय में विद्यमान होना, यानी एक ही समय में विद्यमान होने का तात्पर्य है कि एक तरफ तो अमेरिका और एक तरफ जो है सोवियत संघ। ठीक है, सोवियत संघ जो है विघटित हो जाता है, जबकि अमेरिका का वर्चस्व जो है पूरी दुनिया में फैल रहा होता है, इसीलिए इसको बोला गया है समकालीन। ठीक है, और आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं समकालीन विश्व में अमेरिका का वर्चस्व। ठीक है, चलिए हम लोग जानते हैं कि वर्चस्व क्या है ना। समय को ना गवाते हुए हम लोग जो है सीधा टॉपिक पर आएंगे कि वर्चस्व क्या है, डोमिनेंस क्या है, और यूएसए जो है पूरी दुनिया में अपना डोमिनेंस अर्थात वर्चस्व को कैसे विस्तार करता है। किसी व्यक्ति, समूह या देश का दूसरे पर प्रभाव या नियंत्रण, खासकर सैन्य, आर्थिक या राजनीतिक शक्ति के माध्यम से वर्चस्व कहलाएगा। वर्चस्व किसको कहा जाता है? जब कोई व्यक्ति या समूह एक देश दूसरे देश पर अपना प्रभाव या नियंत्रण, खासकर सैन्य, आर्थिक और राजनीतिक शक्ति के माध्यम से जो दबदबा बनाता है, उसी को वर्चस्व यानी डोमिनेंस कहा जाता है। अब यहाँ पर हम लोग आगे देखेंगे कि यह एक ऐसी स्थिति है जहाँ एक इकाई दूसरे पर हावी होती है, यानी क्या कह रहा है कि एक इकाई जो है दूसरे पर क्या हो जाती है, हावी हो जाती है। ठीक है, और अपनी इच्छा थोपने में सक्षम होती है, जिसे वर्चस्व कहा जाता है। चलिए हम लोग जो है वर्चस्व के अर्थ को समझ रहे हैं कि एक ऐसी स्थिति जहां एक इकाई दूसरे पर हावी होती है और अपनी इच्छा थोपने में सक्षम होती है, तो उसको हम लोग जो है डोमिनेंस कहेंगे या वर्चस्व कहेंगे। ठीक है, अब यहाँ है कि वर्चस्व के विभिन्न पहलू हैं। वर्चस्व जो है सैन्य वर्चस्व, सैन्य वर्चस्व को हम लोग जानते हैं कि आर्मी डोमिनेंस क्या होता है, किसी देश की सैन्य शक्ति दूसरे पर क्या होता है, दबदबा होना, यानी एक देश का सेना दूसरे देश पर जो है अपना दबदबा जो बनाता है, तो उसको हम लोग सैन्य वर्चस्व कहेंगे। जैसे अमेरिका का किया कि अमेरिका का सेना क्या है कि इराक पर जो है 1991 में जो है हमला कर दिया। ठीक है ना, बिना यूएनओ के परमिशन का। तो ऐसी स्थिति में क्या है कि यूएनओ का परमिशन भी नहीं लिया और क्या किए कि इराक पर जो है हमला कर दिया जाता है। ठीक है ना, तो इराक पर हमला कर देने से क्या हो गया कि 34 देश लमसम जो है ना, 34 देश की सेना मिल करके जो है अमेरिका पर और यूएसए के नेतृत्व में ही जो है इराक पर हमला होता है। ये कहीं ना कहीं जो है अमेरिका का सेना का वर्चस्व दिखाई देता है। ठीक है ना, लमसम जानते हैं 6,60,000 सैनिक जो है इराक पर जो है हमला किया था और लगभग जो है 75% ऐसी सेना थी जो यूएसए का था। ठीक है ना, तो इससे पता चलता है कि अमेरिका का जो है सैन्य वर्चस्व पूरी दुनिया में है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं कि आर्थिक वर्चस्व क्या है, यानी इकोनॉमिक डोमिनेंस क्या है, किसी देश या कंपनी की आर्थिक ताकत का दूसरों पर प्रभाव। जैसे भी अमेरिका क्या है कि अमेरिका जो है कैपिटलिज्म इकोनॉमी को एडॉप्ट कर रखा है और जो भी सोशलिज्म इकोनॉमी एडॉप्ट कर रखा है, जो गरीब है, पीड़ित है, उनको जो है फाइनेंशियल सपोर्ट देता है और वो क्या कहता है कि आप सोशलिज्म को छोड़ करके जो है कैपिटलिज्म को एडॉप्ट करिए। तो इस तरह के प्रोसेस को शॉक थेरेपी भी कहा जाता है। तो कहीं ना कहीं अमेरिका का डॉलर का जो है काफ़ी डोमिनेंस देखने को मिलता है। ठीक है, पूरी दुनिया में जो है डॉलर को ही और जो है करेंसी के साथ एक्सचेंज किया जाता है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं जो है अमेरिका का इकोनॉमिक डोमिनेंस पूरी दुनिया में दिखाई पड़ती है, प्रभाव दिखाई पड़ता है। ठीक है ना, तो चलिए हम लोग चलते हैं पॉलिटिकल डोमिनेंस क्या है। तो यहाँ पर पॉलिटिकल डोमिनेंस या राजनीतिक वर्चस्व जो है किसी देश या समूह की राजनीतिक शक्ति का दूसरों पर नियंत्रण होना। जानते हैं अमेरिका जो है 19 मार्च 2003 को जो है इराक पर जो है ऑपरेशन इराकी फ्रीडम चलाया था। ठीक है ना, 19 मार्च 2003 को जो है अमेरिका जो है ऑपरेशन इराकी फ्रीडम चलाया था और उसमें जो है इसका उद्देश्य क्या था, इराक के तेल भंडार पर नियंत्रण करना और साथ ही क्या है कि मनचाहा इराक में अपना
सरकार बनाना, ठीक है ना। तो ये कहीं ना कहीं जो है अमेरिका का क्या दिखता है, पॉलिटिकल डोमिनेंस दिखता है, ठीक है ना। 19 मार्च 2003 को ऑपरेशन जो है इराकी फ्रीडम चलाया और उसमें जो है अपना जो है पॉलिटिकल दबदबा को कायम करना चाहा, तो कहीं ना कहीं ये क्या कहलाएगा, पॉलिटिकल डोमिनेंस कहलाएगा। अच्छा, यहाँ कहता है कि किसी देश या समूह को राजनीतिक शक्ति का दूसरों पर नियंत्रण करना, तो यूएसए जो है इराक पर अपना जो है पॉलिटिकल डोमिनेंस दिखाने की कोशिश किया। चलिए अब हम लोग चलते हैं सांस्कृतिक वर्चस्व क्या है। चलिए हम लोग जो है अब जो है सांस्कृतिक वर्चस्व के बारे में डिस्कशन करते हैं कि कल्चरल डोमिनेंस क्या होता है। बोला कि किसी संस्कृति का दूसरों पर हावी होना, अक्सर अपनी भाषा, कला, जीवन शैली को दूसरे पर थोपना, ये क्या कहलाएगा, सांस्कृतिक वर्चस्व कहलाता है। जैसे अभी हम लोग देख रहे हैं कि कोई भी हमारा इंडियन जो है बच्चे जब बर्थडे मनाते हैं तो केक जो है, केक कहाँ का कल्चर है, केक जो कल्चर है वो यूरोपियन है, ठीक है। पहला। दूसरा क्या है कि अभी हम लोग ड्रेस कोड को लेकर के देख रहे हैं, जीन्स हो, नीली जीन्स हो या टी शर्ट है, ये सब अमेरिका का कल्चर था, लेकिन कहीं ना कहीं भारत एडोप्ट कर रखा है। दूसरी चीज क्या है कि अभी जो देख रहे हैं इंडिया में संस्कृत के बजाय जो है इंग्लिश पर, किस पर, इंग्लिश जो है, इंग्लिश पर जो है हम लोग विशेष फोकस दे रहे हैं। तो इंग्लिश जो भाषा है, ये लैंग्वेज है, ये हमारा देश का नहीं है। ये जो इंग्लिश निकला है वो लैटिन भाषा से निकला है। कहाँ से निकला है, लैटिन भाषा से। कहीं ना कहीं जो है यूरोपियन भाषा का जो है हम लोग ज्यादा महत्व दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो है कल्चरल डोमिनेंस कहाँ का दिखता है, तो लैटिन का दिखता नहीं, यूरोप का दिखता है, ठीक है। साथ ही साथ जो है विचारधारा है या जीवन शैली है, या कह सकते हैं कि हम लोग संस्कृति को लेकर, रीति रिवाज को लेकर के, है ना। अभी जैसे हम लोग 25 दिसंबर को बहुत अच्छे से धूमधाम से मनाते हैं, तो कहीं ना कहीं 25 दिसंबर हमारा यहाँ तो क्रिश्चियन कल्चर नहीं है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, उसको मानते हैं, तो ये हमारा सांस्कृतिक वर्चस्व कहलाएगा, ठीक है। चलिए आगे जो है साथ ही साथ विचारधारा भी बहुत सारे हम दूसरे देशों का जो है एडॉप्ट करके रखे हुए हैं, तो एडॉप्ट नहीं बल्कि वो हम पर हावी हो रहा है, ठीक है ना। हम लोग एडॉप्ट नहीं कर रहे हैं, बल्कि वह कल्चर जो है काफी आकर्षक और लुभावना होता है और उस ओर हम लोग जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो जो है कल्चरल डोमिनेंस कहलाएगा, ठीक है। खान पान को लेकर अभी अभी हम लोग बात करें कि हम लोग जो है गेहूं की रोटी वगैरह जो है, या फिर कह सकते हैं कि चावल का सेवन, लेकिन अभी बच्चे क्या कर रहे हैं, मैगी हो या फिर कह सकते हैं कि बर्गर हो, तो ये सब है चाइनीज फूड, तो कहीं ना कहीं क्या है वो सांस्कृतिक वर्चस्व जो है हम पर हावी है, ठीक है। चलिए आगे हम लोग चलते हैं। सोशल डोमिनेंस क्या होता है, सामाजिक वर्चस्व क्या है, बोले कि किसी समूह का सामाजिक रूप से दूसरों पर श्रेष्ठता का दावा करना। और जैसे यहाँ पर हमारे भारत में ही देखते हैं कि कैसे सोशल डोमिनेंस होता है या सामाजिक वर्चस्व होता है, तो आप देख रहे होंगे कि हमारे भारत में जो है 4 वर्णों में लोग बटे हुए हैं। 4 वर्णों में पहला है ब्राह्मण, ठीक है, ब्राह्मण, ठीक है। और दूसरा में है क्षत्रिय, क्षत्रिय लोग जो हैं। उसके बाद जो है वैश्य है, वैश्य। उसके बाद जो है एक है शूद्र, क्या है, शूद्र। तो बिना ब्राह्मण के न क्षत्रिय, न वैश्य, न शूद्र, कोई जो है इसके बिना जो है पूजा पाठ नहीं कर रहा है, इसके बिना मार्गदर्शन का जो है कोई रीति रिवाज या मूल सब विचार अपना व्यक्त नहीं लोग कर पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो है हमारे भारत में जो है यहाँ पर एक ऐसा कम्युनिटी जिसका नाम है ब्राह्मण, इसका जो है अपने आप को श्रेष्ठ भी मानता है और हम लोग जो है उनका दांडवत प्रणाम भी करते हैं, है ना। तो कहीं ना कहीं ब्राह्मण का क्या है, वर्चस्व है, श्रेष्ठता है। तो भारत के अंदर भी सामाजिक वर्चस्व देखने को मिलता है, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि 1991 के बाद से अमेरिका का विश्व राजनीति में काफी वर्चस्व बढ़ा है। हालांकि हम लोग जो है पहला वर्चस्व की बात करें तो 6 अगस्त और 9 अगस्त को जो है अमेरिका का क्या था, 6 अगस्त और 9 अगस्त 1945 में जो है जापान के 2 शहर हिरोशिमा और नागासाकी में जो है लिटिल बॉय और फैट मैन नामक जो है परमाणु बम गिरा करके जो है पूरी दुनिया को अपना दहशत और श्रेष्ठता की दावा करता था, ठीक है। चलिए यहाँ पर हम लोग जो है आगे बढ़ते हैं। बड़ा एक वर्चस्व का प्रभाव क्या पड़ा, देखिए वर्चस्व का प्रभाव कितने प्रकार से पड़ सकता है, इसके विषय वस्तु पर हम लोग चर्चा करेंगे, वर्चस्व का प्रभाव, ठीक है। इफेक्ट ऑफ डोमिनेंस। बड़ा कि वर्चस्व के सकारात्मक और ऋणात्मक दोनों प्रभाव हो सकते हैं, सकारात्मक भी हो सकता है और ऋणात्मक भी प्रभाव हो सकता है। जैसे अभी हम लोग एग्जाम्पल से समझना चाहेंगे, अगर हम लोग लैटिन भाषा का इंग्लिश पढ़ रहे हैं तो ये कहीं ना कहीं जो है हम लोगों का पॉजिटिव दिखता है, लेकिन यहीं पर
अगर हम लोग जो है कल्चरल डोमिनेंस को देखते हैं, तो भारत के लोग, भारत में जो संस्कृति थी, सब कपड़े पहनना, वो छोड़ करके जो है शॉर्ट्स में आ गए हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो है नेगेटिव प्रभाव भारत पर या भारत के सामाजिक और सांस्कृतिक पर बुरा असर पड़ रहा है, ऋणात्मक प्रभाव पड़ता है। तो इसलिए बोल रहे हैं कि वर्चस्व का जो है दो प्रकार का प्रभाव पड़ता है, एक तो सकारात्मक प्रभाव और एक ऋणात्मक प्रभाव पड़ता है। अब आगे देखते हैं हम लोग, क्योंकि हम लोग जो है दूसरे का कल्चर को एडॉप्ट कर रखे हैं और अपना कल्चर जो है हम लोग भूलते चले जा रहे हैं, या कहिए कि उसको जो है दरकिनार करते चले जा रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं जो है नेगेटिव इफेक्ट है फॉरेन जो कल्चर है उसका, ठीक है ना। अब यहाँ हम लोग देखेंगे कि सकारात्मक रूप से यह स्थिरता और व्यवस्था ला सकता है। अगर हम लोग सकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है तो हमारी व्यवस्था को ठीक ठाक कर सकता है, समृद्ध और संपन्न बना सकता है। लेकिन जब नेगेटिव प्रभाव पड़ने लगे नकारात्मक रूप से, या दूसरों के अधिकारों का जो है हनन कर सकता है, ठीक है। और कहता है कि और असमानता को बढ़ा सकता है। देखिए जब नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है या डोमिनेंस पड़ता है, तो उसमें क्या होता है कि लोगों में जो है असमानता फैल जाता है। कैसे? अब मान लिया जाए कि जो भारतीय कल्चर का जो ड्रेस पहना है और जो है फॉरेन कल्चर का ड्रेस पहना है, तो जो फॉरेन कल्चर का ड्रेस पहना हुआ है ना, वो अपने आप को रिच मानता है। क्या मानता है? अमीर मानता है। और जो भारतीय कल्चर का जो ड्रेस पहनता है वो उसको मानता है पिछड़ा हुआ, ठीक है। तो कहीं ना कहीं दोनों में क्या है, एक प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन है, भेदभाव है ना, असमानता है। तो ये जो है नेगेटिव प्रभाव पड़ता है। अब आगे हम लोग देखेंगे कि शीत युद्ध के समय जो है, अच्छा शीत युद्ध किन दो महाशक्तियों के बीच हुआ है, तो हम लोग पीछे पढ़ के आ रहे हैं, पीछे वीडियो मेरा देख सकते हैं आप। और यूएसए यानी अमेरिका के बीच, संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच, और यूएसएसआर यानी सोवियत संघ के बीच जो है शीत युद्ध कब से, तो 1945 से लेकर के 1991 के बीच चला। और 91 के बाद क्यों जो है खत्म हो जाता है, इसका पीछे एक रीजन है कि यूएसएसआर का जो है विखंडन हो जाता है, ठीक है। चलिए आगे हम लोग चलते हैं। बोले शीत युद्ध के समय इस प्रकार को शक्ति अमेरिका और सोवियत संघ के बीच बटी हुई थी, यानी शीत युद्ध के दौरान जो है दो महाशक्तियों के बीच जो है शक्ति बटी हुई थी, जैसा कि अभी हमने कहा यूएसए और यूएसएसआर के बीच जो है पूरी दुनिया जो है दो खेमे में बटा हुआ था। अब बोले कि सोवियत संघ के विघटन से, सोवियत संघ कब विघटन हुआ, ये क्वेश्चन हमेशा ऑब्जेक्टिव में पूछता है, तो आपको याद रखना है 1991 में विघटित होता है। बोला है कि सोवियत संघ के विघटन से विश्व के दो महाशक्तियों में से सोवियत संघ का अवसान हो गया, यानी इसका जो है खत्म हो गया, समाप्त हो गया। और आपको बता दें सोवियत संघ के विघटन में, है ना, बोरिस एल्त्सिन जो राष्ट्रपति था रूस के अंदर, वो जो है सोवियत संघ के समाप्ति का घोषणा करता है, ठीक है ना, 25 दिसंबर 1991 को। और वहीं से क्या हो जाता है, सोवियत संघ का विघटन हो जाता है, ठीक है। और जबकि दूसरी महाशक्ति संयुक्त राज्य अमेरिका बढ़ी हुई ताकत के साथ जो है विश्व में राजनीति में कायम है। जब ये क्या हो जाता है, विघटित हो जाता है 1991 में, तो अकेला महाशक्ति कौन रह जाता है, यूएसए रह जाता है, यानी संयुक्त राज्य अमेरिका रह जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि जब सोवियत संघ विघटित हो जाती है तो अकेला अब हम लोग अमेरिका का वर्चस्व के बारे में पढ़ेंगे। जब सोवियत संघ का ताकत ही नहीं रहा, तो अब हम लोग जो है किसके बारे में पढ़ने वाले हैं, अमेरिका के बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। तो 1991 से ही एक वर्चस्वशील शक्ति के रूप में व्यवहार करना शुरू कर दिया। जब सोवियत संघ विघटित हो जाती है, टूट जाता है, तो अमेरिका अपने आप को जो है पावरफुल जो है या शक्तिशाली का रूप जो है या व्यवहार करना शुरू कर देता है। अब यहाँ देखिए कि पहला वर्चस्व कब शुरू किया, अमेरिका जो है पहला वर्चस्व कब और कहाँ दिखाया, तो 1945 में जो है अमेरिका जो है 1945 में जो है क्या किया, जापान के दो शहर हिरोशिमा और नागासाकी में, हिरोशिमा में 6 अगस्त 1945 को लिटिल बॉय गिराया, काफी तहलका मचा दिया। और सिर्फ जो है जापान को तबाह नहीं किया, बल्कि जो कह सकते हैं ध्रुवीय राष्ट्र में शामिल था, वे सारे देशों को जो है एक अपना पावर दिखा दिया अमेरिका। साथ ही जो है अपने साथी रूस को भी जो है वर्चस्व का प्रभाव यहाँ पर दिखाता है। अब यहाँ देखिए नागासाकी में जो है 9 अगस्त 1945 को जो है, ये क्वेश्चन हमेशा आपको पूछेगा बाबू, ठीक है ना, कि जो है जापान पर कहाँ कहाँ जो है अमेरिका जो है बम गिराया था, तो हिरोशिमा पर और नागासाकी। नागासाकी में कब, 9 अगस्त 1945 को फैट मैन नामक जो है परमाणु बम गिराया था, ठीक है ना। अब यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कुछ बोला कि अमेरिका अमेरिका परमाणु बम बनाया था, है ना। तो इसका जो है सिर्फ दो देश को जो है पता था, कनाडा और ब्रिटेन को, बाकी रूस को पता ही नहीं था कि जो है अमेरिका जो है परमाणु बम बना रखा है। जब अचानक जो है 6 अगस्त
और 9 अगस्त को जो है जापान के हिरोशिमा और नागासाकी में गिराया, तब जो है रूस को मतलब आंखें खुल गई, या फिर कहिए कि एक नई सूझ आया उसके अंदर, और वो भी क्या करता है, परमाणु बम के लिए रिसर्च करना, अनुसंधान करना शुरू कर देता है। तो अमेरिका जब परमाणु बम बनाया, उस वक्त रूस को भी पता नहीं था कि परमाणु बम होता क्या है। तो कहीं ना कहीं अमेरिका का वर्चस्व शुरू से था, ठीक है ना, 1945 से। चलिए आगे हम लोग देखते हैं कि दूसरा वर्चस्व कब दिखाया उन्होंने, यानी दूसरा बार जो है पूरी दुनिया को कब अपना वर्चस्व दिखाता है। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि दूसरा वर्चस्व कब दिखाया, बोला कि नई विश्व व्यवस्था और प्रथम खाड़ी युद्ध, है ना, न्यू वर्ल्ड जो है किसने कहा, इसके बारे में भी हम लोग देखेंगे। सबसे पहले यहाँ पर आप जो है, ये जो हम डायग्राम बना रखे हैं, ये जो है नॉर्थ अमेरिका है, इसको नॉर्थ अमेरिका आप समझ लीजिए, और ये जो है साउथ अमेरिका है, ये जो है आपका अफ्रीका है, ये जो है आपका यूरोप है, और ये बड़ा सा जो दिख रहा है वो एशिया है, ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या है कि इराक जो है, इराक जो है, इराक और कुवैत एशिया का, यानी इधर हो गया पूरब पश्चिम, और इधर उत्तर और दक्षिण, ठीक है ना। तो यहाँ पर पश्चिम दक्षिण में जो है दो देश रहता है, इराक और कुवैत। इराक क्या करता है, कुवैत पर 2 अगस्त 1990 को जो है कब्जा करता है। किस पर, कुवैत को जो है अपना बोल रहा है कि 6 घंटा के अंदर जो है इराक का करता है कि कुवैत पर अपना सेना के माध्यम से जो है कुवैत पर कब्जा कर लेता है। कब, 2 अगस्त 1990 को। जब ये जो है कुवैत क्या करता है कि यूएसए में एक संस्था है इंटरनेशनल, जिसका नाम है यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुआ है, ठीक है। ये पूरी दुनिया को मॉनिटरिंग करता है, या कहिए कि नियंत्रित करता है, सुव्यवस्थित करता है ना, रूल रेगुलेशन लागू करता है। तो ये मॉनिटरिंग करता है। कुवैत का किया कि यूएनओ को महासभा में जो है शिकायत करता है कि इराक जो है उस पर कब्जा कर रखा है, ठीक है ना। तो जब यूएनओ बात विचार बोला कि कुवैत तुम ऐसा करो कि इराक को बात विचार से बोलो कि तुम्हारा जो है जो भी एरिया पर कब्जा कर रखा है वो छोड़ दे। लेकिन क्या करता है कि इराक नहीं छोड़ता है, इराक जो है कुवैत पर कब्जा अपना नहीं हटाता है, यानी कुवैत को मुक्त नहीं करता है। तब जो है यूएनओ क्या करता है कि यूएसए को इशारा करता है, यूएसए को क्या करता है कि इशारा करता है कि आप जो हैं किसी भी तरह बलपूर्वक जो है कुवैत से इराक का कब्जा को मुक्त कराइए, हटाइए। तो अमेरिका क्या करता है, 17 जनवरी 1991 को, 17 जनवरी 1991 को इराक पर जो है आक्रमण करता है। और आक्रमण ही नहीं, 34 देश, कितना देश, 34 देश का लमसम 6,60,000 जो है सेना जो है इराक पर जो है हमला कर देता है, ठीक है ना। अब आगे हम लोग देखते हैं कि यहाँ क्या क्या हुआ इस युद्ध में। तो इसको जो है इसलिए खाड़ी युद्ध भी कहा जाता है। देखिए यहाँ पर ये जो है कुवैत जो है पर्शियन गल्फ के सामने रहता है, इसीलिए जो है इस युद्ध को जो है फारस की खाड़ी या पर्शियन गल्फ वार भी कहा जाता है, ठीक है ना। कभी पूछेगा कि पर्शियन गल्फ वार क्या है ना, या फिर फारस की खाड़ी का युद्ध क्या है। तो जब अमेरिका जो है 17 जनवरी 1991 को इराक पर जो है हमला करता है, वो भी 34 देश का समूह, ठीक है ना, और लमसम 6,60,000 सेना जो है इराक पर जो है आक्रमण करता है। इराक क्या करता है कि कुवैत को मुक्त कर देता है, ठीक है ना, जब इराक पर हमला करता है। साथ ही यही नहीं, यहाँ जो जब इराक पर हमला हुआ था, या यूएसए जो हमला किया, पूरी दुनिया में जो है लाइव दिखाया गया था, इसलिए इसको वीडियो गेम वार भी कहा जाता है, ठीक है ना। एक तो प्रथम खाड़ी युद्ध भी कहा जाता है, साथ में क्या कहा जाता है, इसको वीडियो गेम वार भी कहा जाता है, ठीक है ना। और साथ ही जो है इससे पहले कि यूएनओ कभी जो है डिसीजन नहीं लेता है। यूएनओ जो है 1945 से 90 के बीच, 1990 के बीच जो है यूएनओ जब शीत युद्ध के हो रहा था, उस वक्त कभी जो है अपना विचार व्यक्त नहीं किया कि क्यों आपस में लड़ाई कर रहे हैं, है ना। यूएनओ कोई डिसीजन नहीं लेता है। लेकिन जब इराक जो है कुवैत पर कब्जा कर रखा होता है, उस समय यूएनओ जो है नाटकीय फैसला लेता है ना, कि अब जो है क्या करना है कि इराक जो है कुवैत पर जो कब्जा कर रखा है उसको मुक्त कर दो, नहीं तो तुम पर क्या होगा, कार्रवाई हो सकता है, ठीक है ना। तो ये बात विचार से कहा, लेकिन बात विचार से जब नहीं माना तो यूएनओ ने यूएसए को इशारा किया कि आप बलपूर्वक जो है कुवैत पर जो अवैध कब्जा कर रखा है इराक, उसको क्या करिए, आप हटा दीजिए, है ना। तो ये क्या करता है, यूएसए क्या करता है कि 34 देश, हालांकि जो है ना यूएसए का एक संगठन है जिसका नाम है नाटो, ये नाटो का इस्तेमाल करता है। नाटो जो है सैन्य संगठन का एक सैन्य संगठन है ना, सैन्य संधि संगठन है। और लमसम जो है इसमें अभी वर्तमान में 32 देश जो हैं इसका
सदस्य भी है, काफी इसका जो है सेना बहुत बलशाली है, बहादुर सेना है अमेरिका का। तो ये क्या करता है कि 34 देशों का सेना लेकर के इराक पर हमला कर देता है। हालांकि आपको ये भी पूछेगा कि नाटो की स्थापना कब हुआ था, तो 4 अप्रैल, कब नाटो की जो स्थापना हुआ है वो 4 अप्रैल 1949 को ही जो है नाटो बनाया था। कौन? अमेरिका। ठीक है, इसको पश्चिमी गठबंधन के नाम से भी जाना जाता है। अब यहाँ पर जब हमला हमला हुआ इराक पर, तो कुवैत पर कब्जा मुक्त कर देता है। ठीक है ना, तो इसलिए जो है इसको जो है जॉर्ज बुश ने नई विश्व व्यवस्था की संज्ञा दिया था। यूएनओ जब फैसला लिया कि अमेरिका बलपूर्वक जो है इराक को कुवैत से भगाइए या हटाइए, तो ये फैसला को जब सुना जॉर्ज बुश, तो उसको बोल दिया कि ये तो नई विश्व व्यवस्था दुनिया में कायम हो रहा है, क्योंकि पहली बार जो है यूएनओ फैसला लेता है। चलिए यहाँ पर हम लोग देखेंगे, स्टेटमेंट के साथ समझ में आएगा। 2 अगस्त 1990 को इराक ने कुवैत पर आक्रमण कर मात्र 6 घंटे में, देख रहे हैं ना, 6 घंटे में उस पर जो है अधिकार कर लिया और अपना 19वां प्रांत घोषित कर लिया। यानी इराक जो है का किया कुवैत पर, कहाँ? कुवैत पर जो है, जहाँ पर्शियन गल्फ के किनारे जो है कुवैत है, तो कुवैत पर जो है कब्जा कर लेता है। ठीक है, कब? 2 अगस्त 1990 को। अभी 6 घंटे के अंदर जो है पूरे कुवैत पर जो है कब्जा अपनी सेना के माध्यम से कर लेता है। अब बोला कि इराक को खाली करने के लिए समझाने बुझाने की कोशिश किया पर नाकाम रहा। कुवैत जो है बात विचार से समझाने बुझाने की कोशिश किया कि इराक, तुम मेरा जो अवैध कब्जा किया है मेरा देश में, उसको मुक्त करो, लेकिन उन्होंने नहीं माना। तब जो है संयुक्त राष्ट्र संघ जो है, जिसको यूएनओ कहते हैं, कुवैत को मुक्त कराने के लिए अमेरिका को बल प्रयोग की अनुमति दे देता है। तो अमेरिका तो ऐसा अपॉर्चुनिटी खोजता है कि हमको कोई ऐसा बोले, ठीक है ना, यूएनओ हमें से आज्ञा दे, हम ध्वस्त कर देंगे। ठीक है ना, तो अमेरिका को बल प्रयोग करने के लिए कौन इजाजत दे देता है, परमिशन कौन देता है? संयुक्त राष्ट्र संघ, जिसको यूएनओ कहते हैं, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। इसकी स्थापना कब हुई थी? 24 अक्टूबर, ये बार बार हम जिक्र कर रहे हैं, 24 अक्टूबर 1945। ये आपको पॉलिटिकल साइंस में हमेशा ऑब्जेक्टिव में पूछता है। चलिए आगे हम लोग देखेंगे कि अमेरिका जो है, अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज बुश ने इसे नई विश्व व्यवस्था की संज्ञा दी। ये भी क्वेश्चन पूछ देगा आपको ऑब्जेक्टिव में कि नई विश्व व्यवस्था का स्लोगन किसने दिया था? तो अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज बुश ने दिया था। ठीक है, हालांकि जो है, जो भी इराक में जो आक्रमण किया अमेरिका, तो किसके नेतृत्व में किया? देखिए, अमेरिकी जनरल नॉर्मन स्वादा कार्व, ठीक है, इसके नेतृत्व में जो है, जनरल नॉर्मन के नेतृत्व में जो है लमसम 34 देश, कितना देश? 34 देश के 6,60,000 सेना जो है कहां पर? इराक पर हमला किया, और 75% जो है सिर्फ अमेरिकी सेना था। इसीलिए अगर मान लीजिए 75% सेना अमेरिका का है, ये कहीं ना कहीं अमेरिका अपना वर्चस्व दिखा रहा है। क्या दिखा रहा है? वर्चस्व दिखा रहा है। यहाँ देखिए कि बोल रहा है कि 34 देश के 6,60,000 सेना जो है या सैनिकों ने जो है 17 जनवरी 1991 को इराक पर क्या कर दिया? आक्रमण कर दिया। और इसमें जो है 6,60,000 सेना में 75% के लिए जो है अमेरिका का है। ये कहीं ना कहीं अमेरिका अपना जो डोमिनेंस दिखा रहा है इराक पर। ठीक है, और यही नहीं, पूरी दुनिया में जो है इसको लाइव दिखाया गया। क्या दिखाया गया? लाइव। इसको इसीलिए इसको वीडियो गेम वार भी कहा जाता है। साथ ही इसको प्रथम खाड़ी युद्ध भी कहा जाता है, क्योंकि कुवैत जो है पर्शियन गल्फ के किनारे है, तट पर है। और इसको और एक नाम दिया गया, ऑपरेशन डिजर्ट स्ट्रॉम के नाम से भी जाना जाता है। ये सारी चीजें आपको जानना है कि अमेरिका जो है इराक पर किसके नेतृत्व में आक्रमण किया? तो जनरल नॉर्मन के नेतृत्व में। ठीक है, कितना देश शामिल था? 34। कितना सेना शामिल था? 6,60,000। 6,60,000 सेना में अमेरिका का कितना परसेंट सेना था? 75%। ठीक है, इसको किस युद्ध के नाम से जाना जाता है? प्रथम खाड़ी युद्ध के नाम से जाना जाता है। ये भी पूछ देता, प्रथम खाड़ी युद्ध कब हुआ था? ठीक है, तो 17 जनवरी 1991 को जो है आक्रमण किया गया था। तो ये 17 जनवरी 1991 को ही प्रथम खाड़ी युद्ध हुआ है। और ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म के नाम से भी इसको जाना जाता है। ठीक है, और वीडियो गेम वार के नाम से जाना जाता है। नई विश्व व्यवस्था की संज्ञा जो है जॉर्ज बुश ने दिया था। और बस यही है, अमेरिका अपना वर्चस्व दिखाया। कहाँ? पूरी दुनिया को, चूंकि पूरा लाइव कवर किया गया था, तो पूरी दुनिया जो है दहशत में था, अमेरिका के डर में था। अब यहाँ देखिए, इराकी राष्ट्रपति सद्दाम हुसैन ने इस युद्ध को 100 जंगों की एक जंग कहा। यहाँ पर इराक के जो तत्कालीन राष्ट्रपति था, कौन? सद्दाम हुसैन। आपको ये भी पूछा जा सकता है कि जब अमेरिका जो है 17 जनवरी 1991 को हमला किया या आक्रमण किया, उस वक्त इराक का राष्ट्रपति कौन था? तो सद्दाम हुसैन। और सद्दाम हुसैन क्या बोला? 100 जंगों की एक जंग। यानी इतना बड़ी मात्रा में जो है वो सेना लेकर जाता है इराक, कि वहां अगर बार बार
करने से अच्छा है, यानी 100 बार जो जंग होगा एक ही बार होगा, इसीलिए सद्दाम हुसैन ने कहा 100 जंगों की एक जंग। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर जो है जॉर्ज बुश की कहानी खत्म हो जाती है। अब आ जाता है अमेरिका में बिल क्लिंटन का काल। ठीक है, अब जो है अमेरिका में कौन राष्ट्रपति बनता है? बिल क्लिंटन। इसको भी हम लोग समझ लेते हैं कि अमेरिका में एक जो है चुनाव हुआ राष्ट्रपति को लेकर, कब? 1992 में। ठीक है ना, उसमें दो पार्टी था, एक रिपब्लिक पार्टी था और एक था डेमोक्रेटिक पार्टी। रिपब्लिक पार्टी के अंतर्गत जो लड़ा था वो जॉर्ज H.W. बुश था। ठीक है, जो हार हो जाती है इनका, जबकि जॉर्ज बुश जो है अभी पिछला लड़ाई जो हुआ प्रथम खाड़ी युद्ध या कहिए उसको वीडियो गेम वार, तो उसमें जॉर्ज बुश जो है प्रथम खाड़ी युद्ध जीतने के बाद भी 1992 में राष्ट्रपति पद का चुनाव हार जाता है। और क्यों हारता है जानते हैं ना? जॉर्ज बुश हमेशा जो है फॉरेन पॉलिसी पर विशेष ध्यान देते थे और जो है डोमेस्टिक पॉलिसी यानी घरेलू नीति पर जो है उनका ध्यान जॉर्ज बुश का नहीं था। तो जनता चाहता था पहले जो है हमारा घर स्ट्रांग हो, हमारा जो है घरेलू नीति अच्छा हो, है ना, मजबूत हो अमेरिका। इसलिए जॉर्ज बुश का जो पॉलिसी थी फॉरेन पॉलिसी, उसके वजह से जो है 1992 का जो इलेक्शन जो होता है वो जॉर्ज बुश जो है हार जाते हैं। ठीक है ना, अब यहाँ दूसरा पार्टी डेमोक्रेटिक है, इसमें जो है विलियम जेफरसन क्लिंटन, इसको शॉर्ट में बिल क्लिंटन के नाम से जाना जाता है। तो बिल क्लिंटन जो है 1992 का चुनाव में जो है जीत जाते हैं और अमेरिका के लिए 43वें राष्ट्रपति पद प्रदान करते हैं, यानी हासिल करते हैं, जीत जाते हैं। ठीक है ना, 43वां राष्ट्रपति बिल क्लिंटन बनते हैं। किस पार्टी से बिलोंग करते थे? डेमोक्रेटिक पार्टी। और डेमोक्रेटिक पार्टी जो है रिपब्लिक पार्टी को हरा देता है, जबकि रिपब्लिक पार्टी में जो है जॉर्ज बुश काफी जो है शक्तिशाली राष्ट्रपति थे। उन्होंने प्रथम खाड़ी युद्ध 1992 में 91 में जीते हुए भी थे। ठीक है, फिर भी जो है इनकी पॉलिसी थोड़ा ठीक नहीं था, क्योंकि ये फॉरेन पॉलिसी पर ज्यादा विशेष ध्यान देते थे। और देखिए विलियम जेफरसन क्लिंटन या बिल क्लिंटन जो है राष्ट्रपति पद इसलिए जीतते हैं क्योंकि ये जो है फॉरेन पॉलिसी की जगह पर डोमेस्टिक पॉलिसी को लागू करते हैं और चुनाव का एक मुद्दा बनाते हैं। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। अब यहाँ पर बोलता है कि तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन ने विदेश नीति की जगह घरेलू नीति को अपना चुनाव प्रचार का एक मुद्दा बनाया था। ठीक है ना, यही कारण है कि बिल क्लिंटन जो है 1992 में राष्ट्रपति पद जीत जाते हैं और राष्ट्रपति बन जाते हैं। अब यहाँ दूसरा में कहता है कि बिल क्लिंटन 1996 में भी दोबारा चुनाव जीते, क्योंकि इनका पॉलिसी क्या था? बिल क्लिंटन का पॉलिसी जो था वो था कि विदेशी नीति की जगह जो है घरेलू नीति को जो अपना रहे थे, अपना घर को मजबूत कर रहे थे, अपने देश की जनता की समस्या और रोजगार को विशेष ध्यान दिए थे उन्होंने। तो यही कारण है कि बिल क्लिंटन जो है दोबारा जो है अपना चुनाव जीतते हैं 1996 में। अब बिल क्लिंटन के काल में अमेरिकी का झुकाव जो है वैश्विक मामलों के बजाय घरेलू मामलों पर अधिक रहा, यानी ज्यादातर जो है अपनी घरेलू मामलों को जो है बिल क्लिंटन उसको संपन्न और समृद्ध बनाने में लगे हुए थे, सुधार करने में थे। तो यही कारण जनता को खुश करके रखे थे बिल क्लिंटन जी, और ये 1996 में दोबारा इलेक्शन जीत जाते हैं। बिल क्लिंटन के काल में अमेरिका ने सुरक्षा, सैनिक शक्ति की राजनीति, यानी देखिए सुरक्षा तथा सैनिक शक्ति की राजनीति के बजाय ये किस पर विशेष ध्यान दिया? जलवायु परिवर्तन। जैसे भी हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है, यहाँ पर आप देखिएगा कि कनाडा है, कनाडा के ऊपर जो है ग्रीनलैंड है। ठीक है ना, ग्रीनलैंड में क्या है कि पूरा बर्फ से ढका हुआ है। ठीक है, और ग्रीनलैंड पर जो है ना नीदरलैंड का जो है कब्जा है, कोई भी याद रखना है। तो जो ग्रीनलैंड है, ग्रीनलैंड अगर मान लिया जाए डिफोरेस्टेशन दिन प्रतिदिन होता जाए, पेड़ पौधा कटता जाए, तो यहाँ जलवायु परिवर्तन हो रहा था। ठीक है ना, और इसके कारण क्या है, ग्रीनलैंड से जो बर्फ है वो पिघल रहा था, तो उससे अमेरिका का नुकसान होता जा रहा था। इसलिए जो है बिल क्लिंटन ने जलवायु परिवर्तन पर विशेष ध्यान अपना लगाते हैं। ठीक है ना, अब यहाँ पर देख सकते हैं कि इसलिए वो जो है सैन्य शक्ति और राजनीतिक के बजाय किस पर ज्यादा वो ध्यान दिए, तो जलवायु परिवर्तन पर और लोकतंत्र की उन्नति पर विशेष ध्यान दिए कि अगर हम अपना देश की जनता को शिक्षा, स्वास्थ्य और स्किल अगर दें, मजबूत करें, तो डेमोक्रेटिक क्या होगा? प्रोग्रेस करेगा, उन्नति करेगा और विश्व व्यापार में भी वृद्धि होगी। जब हमारे देश की जनता जो है स्किल्स उनके हाथों में रहेगा, तो ज्यादा से ज्यादा हम वस्तुओं को प्रोडक्शन करेंगे और उसको विश्व व्यापार में बेचेंगे। यानी बिल क्लिंटन का विशेष ध्यान जो था वो विश्व व्यापार में वृद्धि करना था। ठीक है, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आदि पर अधिक ध्यान दिया, किस पर? तो ये जो है लोकतंत्र की उन्नति पर, जलवायु परिवर्तन पर और विश्व व्यापार पर बिल क्लिंटन का ध्यान था, जिससे अपने देश की जनता को रोजगार दे सके। ठीक है ना, अब आगे हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर जो है बिल क्लिंटन के काल में दो प्रमुख सैन्य, हालांकि ये जो है अपना घरेलू मामले में ध्यान दिया, लेकिन ये नहीं कि फॉरेन पॉलिसी को पूरी तरह भूल गए थे,
नहीं, इन्होंने जो है घरेलू कह सकते हैं नीति या डोमेस्टिक पॉलिसी के बजाय जो है फॉरेन पॉलिसी पर भी ध्यान था, लेकिन विशेष रूप से घरेलू नीति पर ज्यादा ध्यान था। लेकिन यहाँ जब देखिए सैन्य कार्रवाई भी इन्होंने किया था, है ना, दो तरह का जो है, एक ऑपरेशन इनफाइनिट रिच जो 1998 में और एक 1999 में जो है सैन्य शक्ति का अपना पावर दिखाए थे बिल क्लिंटन ने। कहाँ कहाँ, यहाँ देखिए ऑपरेशन इनफाइनिट रिच वर्ष 1998 में अलकायदा के ठिकानों पर जो है खास करके सूडान और अफगानिस्तान पर जो है क्रूज मिसाइल का से हमला किया था। देखिए बिल क्लिंटन जो है घरेलू मामले पर विशेष चुनाव प्रचार में मुद्दा भी बनाया था, विदेशी नीति को उतना ध्यान नहीं दिया, ठीक है ना, या राजनीतिक पर ध्यान नहीं दिया। लेकिन क्या है कि इन्होंने चुप बैठा भी नहीं था। ऑपरेशन इनफाइनिट रिच में हुआ क्या था कि अमेरिका के जो दूतावास थे, है ना, केन्या और तंजानिया में, तो वहां पर जो है अलकायदा क्या करता है कि अमेरिका के दूतावास को बमबारी करके उसको मार देता है, ठीक है ना। तो अमेरिका को जब पता चला या अलकायदा जो है एक्सेप्ट किया कि हमने मारा है दूतावास को, तो अमेरिका क्या एक्शन लिया कि सूडान और अफगानिस्तान में जितने भी अलकायदा छिपे हुए थे, ठीक है ना, यानी ठिकाना था किसका, अलकायदा का, तो वहां पर जो है क्रूज मिसाइल का जो है अमेरिका जो है हमला किया। यानी बिल क्लिंटन के नेतृत्व में जो है क्रूज मिसाइल का प्रयोग किया गया था, जिसे ऑपरेशन इनफाइनिट रिच के नाम से जाना जाता है। और ऑपरेशन इनफाइनिट रिच जो है 1998 में किया गया था, ठीक है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं इसमें कि कारण क्या था, आखिर जो है क्रूज मिसाइल का प्रयोग जो है बिल क्लिंटन क्यों किए थे। तो कारण था अमेरिकी दूतावासों को आतंकवादी संगठन अलकायदा ने केन्या और तंजानिया में स्थित अमेरिकी दूतावासों में बमबारी किए थे और काफी जो है इनका दूतावास मर गए थे। तो यही कारण है कि बिल क्लिंटन जो 1998 में क्रूज मिसाइल का प्रयोग करते हैं। ये तो पहला सैन्य पावर अपना दिखा है बिल क्लिंटन। दूसरा में देखिए यूगोस्लाविया के विरुद्ध जो है कार्रवाई किए थे, ठीक है, कब, वर्ष 1999 में। तो यूगोस्लाविया क्या किया था, जो जो अमेरिका जो है उस पर हमला किया, तो अमेरिका के नेतृत्व में नाटो की सेना, देखिए नाटो जो है आपको बराबर पूछेगा, नाटो 4 अप्रैल, कब, 4 अप्रैल जो है 1949 को जो है अमेरिका एक सैन्य संगठन बनाया था, ठीक है। अभी उस समय जो है 12 देश सदस्य था, लेकिन अभी जो है लमसम जो है 32 देश जो है नाटो का सदस्य है। और नाटो जो है सैन्य संधि संगठन है। तो नाटो की सेना ने लगभग 2 महीने तक यूगोस्लाविया में बमबारी किया, 2 महीना लगातार जो है किस पर, तो यूगोस्लाविया पर जो है बमबारी अमेरिका ने किया था। अच्छा कारण क्या था, यूगोस्लाविया पर जो है अमेरिका जो है या बिल क्लिंटन के नेतृत्व में जो है क्यों यूगोस्लाविया में बम गिराया गया, बोला कि यूगोस्लाविया ने अपने कोसोवो प्रांत में अल्बानियाई लोगों के आंदोलन को कुचलने के लिए सैन्य कार्रवाई किया था। देखिए यूगोस्लाविया की जनता जो है ना, यहाँ पर जो है अल्बानियाई लोग जो हैं यूगोस्लाविया में कुछ कारण जो है आंदोलन या प्रोटेस्ट कर रहे थे, तो उसको यूगोस्लाविया की सरकार जो है कुचल दिया, यानी आंदोलनकारी को मारा, है ना, सैन्य का प्रयोग किया। तो अमेरिका जो है जब देखा कि यहाँ के लोगों को सताया जा रहा है ना, शोषण किया जा रहा है, तब अमेरिका ने जो है यूगोस्लाविया पर लगातार 2 महीना जो है बमबारी किया था। तो इस तरह बिल क्लिंटन जो है अपना पावर दिखाए थे, ठीक है ना। अब नोट में कुछ देख लेते हैं, यहाँ पर बोल रहा है कि बिना यूएनओ के अनुमति का अमेरिका जो है क्रूज मिसाइल का प्रयोग किया। देखिए कभी भी कोई देश किसी दूसरे देश पर आक्रमण करता है, बड़ा आक्रमण, तो यूएनओ से क्या लेना होता है, परमिशन लेना होता है। बिना परमिशन का अगर कोई खास करके जो नाटो में है बिटो पावर जिसको मिला हुआ है 5, ठीक है ना, तो वो अगर करता है तो उससे पहले उसको यूएनओ से परमिशन लेना होता है, अनुमति लेना होता है। लेकिन अमेरिका ने जब भी क्रूज मिसाइल का प्रयोग किया या यूगोस्लाविया में लगातार 2 महीना वार किया, तो यूएनओ से कभी परमिशन नहीं लिया। तो इससे पता चलता है कि अमेरिका का कितना वर्चस्व है, ठीक है ना। यूएनओ भी एक्शन और कानूनी का प्रभाव बिना अंतर्राष्ट्रीय कानून प्रभाव किए ही जो है अमेरिका जो है कहाँ पर, तो सूडान अफगानिस्तान पर आक्रमण किया, साथ ही जो है यहाँ पर यूगोस्लाविया में आक्रमण किया। तो ये वर्चस्व दिखाई पड़ता है किसका, बिल क्लिंटन जब थे। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट में आते हैं, 9/11 और आतंकवाद के विरुद्ध जो है विश्वव्यापी युद्ध हुआ था। 9/11 क्या है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि 11 सितंबर, 11 जो है ना, यानी 9 जो है सितंबर महीना का 9वां महीना होता है और 11 तारीख था, ठीक है ना। लेकिन अमेरिका में क्या होता है कि पहले जो है महीना का नाम लिखा जाता है, तब तारीख लिखा जाता है। ध्यान दीजिएगा, अमेरिका में जो है हमेशा जो है पहले महीना का नाम लिखा जाता है, उसके बाद जो है तारीख लिखा जाता है। और हम लोग क्या है, पहले तारीख लिखते हैं भारत में, उसके बाद महीना का नाम, उसके बाद ईयर। अब यहाँ पर 9/11 जो है की घटना क्या था,
तो यहाँ देखिए 9/11 में जो है को विभिन्न अरब देशों के 19 अपहरणकर्ता, देखिए अरब के जो इस्लामिक कंट्री वहाँ जो अलकायदा वगैरह रहते हैं, तो वहाँ के 19 अपहरण जो है 19 ऐसे अलकायदा जो थे वो क्या किया कि उड़ान भरने के कुछ मिनट यानी अमेरिका का कुछ जो है हवाई जहाज जो है उड़ान भरता है और कुछ ही मिनट के बाद जो है 4 अमेरिकी व्यवसायिक विमानों पर जो है कब्जा कर लेता है। किस तरह का विमान था? तो व्यवसायी लोग जो है जा रहे थे कहीं, ठीक है ना, तो 4 विमानों को जो है अपहरण कर लेता है। कहाँ के लोग? तो अरब देश के 19 अपहरण करता है, ठीक है। अब आगे देखते हैं, यहाँ पर है कि 4 विमान कौन कौन। अब जब विमान को अपने कब्जे में ले लिया अलकायदा या फिर कह सकते हैं कि आतंकवाद, ठीक है ना, और कहाँ कहाँ देखिए पहला मिसाइल, दूसरा मिसाइल, तीसरा मिसाइल और चौथा मिसाइल, पहला और दूसरा जो विमान रहता है कहाँ पर जो है अपहरणकर्ता गिराता है? तो विश्व व्यापार का जहाँ पर केंद्र होता है, विश्व व्यापार का केंद्र जहाँ पर होता है वहां पर क्या करता है कि पहला विमान और दूसरा विमान को वहीं पर गिरा देता है, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर गिरा देता है, ठीक है ना, उत्तरी टावर पर और दक्षिणी टावर पर, जहाँ पर वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का जो टावर होता है उत्तर और दक्षिण में, वहां पर पहला और दूसरा विमान गिरा देता है। तो इससे जो है अमेरिका का काफी नुकसान हो जाता है। तीसरा विमान क्या है? बोल रहा है कि वर्जीनिया के अलीगटन स्थित अमेरिका रक्षा विभाग के मुख्यालय पेंटागन से टकरा दिया। तो वहां पर भी जो बिल्डिंग वगैरह था, मुख्यालय था, है ना, तो वो क्या हो जाता है? ध्वस्त हो जाता है। ये कौन कर रहा है? तो अलकायदा कर रहा है, या फिर अपहरण जो किया था विमान को, वे सारे जो है अमेरिका के ही एरिया में जो है सब विमान को गिरा देता है। अब यहाँ चौथा विमान कौन है? अमेरिकी कांग्रेस की मुख्य इमारत से टकराना था, परंतु क्या है कि पेंसिल्वेनिया के खेत में गिर जाता है, यहाँ पर जो है बच जाता है कौन? चौथा विमान जो है मिस कर जाता है और जहाँ ठीक गिराना था अपहरणकर्ताओं को, कांग्रेस पार्टी का जो मुख्यालय था, इमारत था, उसमें टकराना था, लेकिन वो क्या हो जाता है? मिस होकर के पेंसिल्वेनिया के खेत में गिर जाता है। तो इस तरह जो है अपहरणकर्ता जो अमेरिका को काफी परेशान किया, तो अमेरिका भी छोड़ने वाला नहीं है। अमेरिका क्या करेगा? देखिए, बोले कि अमेरिका में महीने को तारीख से पहले लिखने जो है महीने को तारीख से पहले लिखने का चलन है, इसलिए 11 सितंबर की इस घटना को 9/11 कहा जाता है। देखिए अमेरिका में जो है पहले महीना लिखा जाता है, उसके बाद तारीख लिखा जाता है, तो 9वां महीना है, 9वां महीना को हम लोग सितंबर कहेंगे और 11 तारीख को, ठीक है ना। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि इस हमले में, देखिए अमेरिका में कितना लोग मर जाता है। इस हमले में 3000 लोग मारे गए। जो अपहरणकर्ता अमेरिका के ही 4 ठिकानों पर जो है विमान गिराता है, उससे 3000 लोग जो हैं मर जाते हैं। बोल रहे हैं कि राष्ट्रपति बिल क्लिंटन का कार्यकाल समाप्त हो जाने के बाद, देखिए यहाँ पर जो है राष्ट्रपति बिल क्लिंटन का कार्यकाल समाप्त हो जाता है और भूतपूर्व राष्ट्रपति जॉर्ज H.W. बुश के पुत्र जॉर्ज डब्ल्यू बुश अमेरिकी के राष्ट्रपति बने थे। यानी जो 1990 के दरमियान जो जॉर्ज बुश थे, है ना, वो जो है उनका बेटा ही जॉर्ज डब्ल्यू बुश अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति रहते हैं, जिस समय जो अमेरिका में हमला हुआ रहता है। अब यहाँ पर जो है जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने कठोर कदम उठाते हुए आतंकवाद के विरुद्ध वैश्विक युद्ध के रूप में ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम शुरू किया। देखिए यहाँ पर जो है जॉर्ज डब्ल्यू बुश जो जॉर्ज H.W. बुश के पुत्र हैं और ये भी एक राष्ट्रपति बने हैं अभी फिलहाल तत्काल में, और इन्होंने जो है आतंकवाद और अलकायदा के विरुद्ध जो है एक वैश्विक युद्ध छेड़ देते हैं और एक ऑपरेशन चलाते हैं जिनका नाम है एंड्यूरिंग फ्रीडम, ठीक है। अब इस जो है फ्रीडम में क्या होता है? देखिए यह अभियान उन सभी के विरुद्ध था जिन पर 9/11 का शक था, यानी जो 9/11 में जो है अमेरिका पर 4 विमान गिराया अमेरिका के ही ठिकानों पर, तो जिन जिन पर जो है अमेरिका के राष्ट्रपति का शक था, ठीक है, उनके विरुद्ध जो है ये कार्रवाई किया जा रहा था। 9/11 के हमले के पीछे इस्लामी आतंकवाद, अलकायदा तथा अफगानिस्तान के तालिबान शासन का हाथ माना गया। यानी जो भी 9/11 घटना का अंजाम दिया है, कौन दिया है? और अफगानिस्तान के तालिबान, ये जो है आतंकवादी संगठन है। ये लोग जो है एक्सेप्ट भी करता है, हमने गिराया, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर क्यूबा के नजदीक ग्वानानामो वे में अमेरिकी सेना का एक खुफिया एजेंसी है या ठिकाना है, जिसमें विभिन्न भागों से बनाए गए कैदी, जो भी अफगानिस्तान हो या अरब देशों के जो अपहरण करता थे, उन लोगों को जो कैदी बना करके जो है कहाँ रखा? क्यूबा के नजदीक ग्वातानामो बे में जो है रखा था, ठीक है ना, जिसमें विभिन्न भागों
से बनाए गए कैदियों को रखा गया था। यहाँ तक कि यूएनओ के अधिकारियों को भी इजाजत नहीं था कि कैदियों से मिल सके। यानी अमेरिका ऐसा जगह जो है उन कैदियों को या अलकायदा को या तालिबान को रखा था कि यूएनओ के अधिकारी भी वहां नहीं मिल सकते हैं। इतना जो है अमेरिका का दबदबा था। अब यहाँ देखिए, अमेरिकी इराकी फ्रीडम चलाता है, एक और जो है ऑपरेशन चलाता है जिसका नाम है ऑपरेशन इराकी फ्रीडम। ये कब? तो 19 मार्च 2003 को। अच्छा, यहाँ पर क्यों इस तरह का किया इन्होंने? और देखिए नोट में कहता है कि यूएनओ के बिना अनुमति के ऑपरेशन चलाए गए, यानी बिना यूएनओ के परमिशन के अमेरिका जितने भी ऑपरेशन चलाए यूएनओ से कभी सलाह मशवरा लेने की कोशिश नहीं किया, है ना। तो ये क्या दिखाता है, ये क्या साबित करता है? तो अमेरिका का दबदबा, ठीक है ना, वर्चस्व, डोमिनेंस दिखाता है। अब ये 19 मार्च 2003 को ऑपरेशन इराकी फ्रीडम के कूट नाम यानी कोड नाम रखा गया। अमेरिका जो है कोड नाम रखा, है ना, हिंदी में कूट नाम कहा जाता है, तो ऑपरेशन इराकी फ्रीडम। और इराक पर आक्रमण कर दिया। इस आक्रमण में अमेरिकी अगुवाई वाली सेना इस आक्रमण में अमेरिकी अगुवाई वाला सेना जो है 40 से अधिक देशों की सेना शामिल हुआ। इससे पहले हम लोग देखे थे कि जब 17 जनवरी 1991 में जब हमला किया था तो वहाँ 34 देश के सेना सम्मिलित थे, लेकिन यहाँ पर बोला 40 देशों के सेना जो है शामिल होकर के जो है इराक पर जो है हमला किया। बोला है कि इसे आकांक्षियों के महाजोट कहा गया, यानी 40 देशों का संगठन मिलकर के अगर किसी एक देश पर आक्रमण करता है तो इसको महाजोट कहा जाएगा, ठीक है। अच्छा, आक्रमण के कारण क्या था? क्यों इराक पर अमेरिका जो है आक्रमण करता है? कब? तो 19 मार्च 2003 को। तो इसका कारण देख लेते हैं। बोले इराक पर हमला इराक को सामूहिक संहार के हथियार बनाने से रोकने के लिए किया गया। देखिए, ये अमेरिका हवाला दिया कि हम इसलिए हमला किए हैं क्योंकि इराक जो है क्या बना रहा है? हथियार बना रहा है, ऐसा जो सामूहिक संहार पूरी दुनिया को खत्म कर देगा, ऐसा जो हथियार इराक बना रहा है। इसीलिए जो है अमेरिका जो है इराक पर आक्रमण किया और वो जो है इस आक्रमण को क्या ऑपरेशन का नाम दिया? ऑपरेशन इराकी फ्रीडम। बोल रहा है कि हम जो इराक को आजाद कर देंगे। अब बोल रहा है कि इसका परिणाम क्या हुआ? जब युद्ध हुआ तो परिणाम निकला होगा। बोल रहा है कि जब विभिन्न पर्यवेक्षक जो ऑब्जर्वेशन करता है, इन्वेस्टिगेशन करता है, द्वारा जांच के दौरान इराक में संहार के हथियारों की मौजूदगी की कोई प्रमाण नहीं पाया गया, यानी इराक किसी प्रकार का हानिकारक परमाणु का जो हथियार है वो नहीं बना रहा था, ठीक है ना। फिर सदाम हुसैन की सरकार गिर गई। उस वक्त इराक में जो राष्ट्रपति था, कौन था? सदाम हुसैन। और यही आक्रमण की वजह से अपने देश को नहीं बचा पाते हैं सदाम हुसैन, तो सदाम हुसैन की सरकार गिर जाती है। कहाँ? इराक में। अब क्या है कि अमेरिका का उद्देश्य क्या था, ठीक है ना, हवाला तो दे दिया कि नहीं वो जो है संहार हथियार बना रहा है, पूरी दुनिया को खत्म करने की कोशिश कर रहा है, इसलिए हमला। लेकिन उसके पीछे क्या राज था, उद्देश्य क्या था? इराक के तेल भंडार पर नियंत्रण करना मुख्य उद्देश्य था अमेरिका का। साथ ही इराक में अमेरिका के मनपसंद सरकार स्थापित करना। ये देखिए पॉलिटिकल डोमिनेंस जो है इराक पर जो है दिखाने की कोशिश किया, ठीक है। अब आगे देखिए नोट में क्या कहता है कि इस युद्ध में अमेरिका के 3000 सेना मरा। अमेरिका का भी सेना मरा, ऐसा थोड़ी है जब दोनों तरफ से युद्ध होगा तो इराक के सेना थोड़ी ऐसे बैठे रहे होंगे, कुछ ना कुछ तो भी अपना वार कर रहे होंगे। तो 3000 जो अमेरिका का सेना मर जाता है, 6 लाख इराकी सेना मर जाता है, सबसे ज्यादा इराक, चूंकि इराक पर आक्रमण 40 देश की सेना किया था, तो कहीं ना कहीं जो इराक का जो सेना काफी ज्यादा मर जाता है। और 50,000 इराकी आम नागरिक जो है उस युद्ध में मारे गए। सेना के साथ साथ जो है आम नागरिक भी 50,000 इराक के मारे गए। इसलिए जो है इराक के जो तत्कालीन राष्ट्रपति सदाम हुसैन होते हैं, उनको जो है वहीं की सरकार जो है गिरफ्तार कर लेता है। क्या कर लेता है? गिरफ्तार कर लेता है कि तुम जो है अब जो है इराक को बचा नहीं पाओगे। और क्या करता है कि यहाँ पर जो है 13 दिसंबर 2003 को जो है सदाम हुसैन को गिरफ्त में ले लिया जाता है ना। और 30 दिसंबर 2006 को फांसी दे दी गई। ये है अमेरिका का वर्चस्व, ठीक है। तो धन्यवाद बच्चों। अगर आप को वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करें, अपने दोस्तों को जरूर बताएं, ठीक है ना। आपको जो है पॉलिटिकल साइंस हो, चाहे ज्योग्राफी हो, इकोनॉमिक्स हो, है ना, सभी का चैप्टर बाय चैप्टर नोट्स के जरिए जो है आप तक जो है वीडियो पहुंचाने की कोशिश करता हूं। और धन्यवाद, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। धन्यवाद।